हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू स्टडी यूपी बोर्ड पर। तो हमारी जो 20 एमसीक्यू की सीरीज चली थी, ये उसी का सेट नंबर 5 है जो सन 2023 का है। इससे पहले सन 2024 के सभी सेट सॉल्व कर चुके हैं और 23 के 4 सेट सॉल्व हम कर चुके हैं। तो ये सेट नंबर 5 है। मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे मैंने हर एक क्लास में बताया कि 20 एमसीक्यू आपके सन 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है रिपीटेड ही क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है। 24 के सभी और 23 के ये सेट नंबर 5 चल रहा है। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता भी चल जाता है कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आए हैं, और ये भी पता होता है कि रिपीटेड क्वेश्चन कौन से हैं और किन क्वेश्चन के आने की संभावनाएं हैं। और साथ ही साथ आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको बिना याद किए भी लर्न भी होते जा रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को ही देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। मतलब पूछा गया कोई प्रतिबिंब कहाँ रखा जाए, मतलब वस्तु की स्थिति, वस्तु किस जगह पर रखी जाए जो प्रतिबिंब बने वो वस्तु के बराबर बने, वास्तविक बने मतलब करक जैसी या सेम वैसी बने, और उल्टी बने। इस स्थिति पर हम वस्तु को कहाँ रखें? तो फोकस पर रखें, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखें, वक्रता केंद्र पर रखें, वक्रता केंद्र से आगे रखें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वक्रता केंद्र पर। देखो, प्रतिबिंब की उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना जब चैप्टर पढ़ते हैं तो 6 स्थितियां दिखाई जाती है। अगर उन स्थितियों को आपने सही से पढ़ा है तो उनमें से एक स्थिति आती है जब वस्तु की स्थिति, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो हमारा क्या होता है, वस्तु के आकार की प्रतिबिंब बनती है, वास्तविक बनती है और उल्टी बनती है। तो स्थिति क्या होनी चाहिए, वक्रता केंद्र पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के न्यूनतम विचलन होता है। जब प्रिज्म से कोई श्वेत प्रकाश की किरण गुजारी जाती है तो उससे क्या होता है, एक कलर का 7 कलर निकलते हैं जिन्हें कि बिग्योर से करते हैं, मतलब बैगनी से स्टार्ट होता है और लास्ट में रेड जाता है। तो इसमें पूछा गया सबसे न्यूनतम किसका होता है, रेड का। क्या पूछा गया है, कि गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है। विचलन पूछा गया, सबसे विचलन किसका कम होता है, तो रेड का। तो आंसर क्या हो जाएगा, लाल। और भाई अगर सबसे अधिक पूछा जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, बैगनी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया है, एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है, यानी अवतल लेंस का प्रयोग किस में किया जाता है, आवर्धक लेंस के रूप में, कार के पीछे की ओर वस्तुओं को देखने में, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, निकट दृष्टि दूर को दूर करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी जब आंख में प्रकाश प्रवेश करता है तो उसकी जो मात्रा होती है उसको नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा, पच्छाम्भी मांसपेशियों द्वारा, या नेत्र लेंस द्वारा, या पुतली द्वारा, या कॉर्निया यानी स्वच्छ मंडल द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आंख में आंख में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो उसको नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, पुतली द्वारा, जो आंखों में पुतली होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, विद्युत परपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है, यानी विद्युत शक्ति का सूत्र पूछा गया। तो जो P बराबर आई आर होता है ये ओम के आधार पर होता है, लेकिन हम विद्युत परपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र पूछा गया तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा P बराबर ऑप्शन बी है, P बराबर आई स्क्वायर आर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत शक्ति में P बराबर आई स्क्वायर आर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में पूछा गया है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, मतलब किसी धारावाही जो सीधी प्रणालिका होती है उसके अंदर जो चुंबक क्षेत्र होता है वो कहाँ पर कैसा होता है, तो शून्य होता है या सभी बिंदुओं पर समान होता है, इसके सिरों की ओर जाने से घटता है, इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है। तो याद रखना, धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सभी बिंदुओं पर कैसा होता है, एक समान होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया, भारत में प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी आपूर्ति की आवृत्ति है। भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा होती है यानी एसी, इसकी आपूर्ति की वृत्ति होती है तो कितनी होती है, तो 0 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज या 100 हर्ट्ज। तो इसकी जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। याद रखना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 में है, केमिस्ट्री से क्वेश्चन, आर्सेनिक है। आर्सेनिक कैसा एक धातु है, अधातु है, उपधातु है, निष्क्रिय है। तो आर्सेनिक एक हमारी क्या है, अधातु है, उपधातु। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, आर्सेनिक उपधातु।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में पूछा गया है प्रत्येक निम्नलिखित में से प्रोपेन है। तो मैंने आपको बताया था कि 3 बॉन्ड लगते हैं। जब सिंगल बॉन्ड लगता है तो क्या आता है, एन आता है, और जब डबल बॉन्ड लगते हैं तो क्या आता है, ईन आता है, और जब ट्रिपल बॉन्ड लगते हैं तो क्या आता है, आयन। ठीक, मतलब कार्बन की जो श्रृंखला होती है एल्केन, मतलब जो कार्बन होते हैं उनमें जोड़ा जाता है। तो जैसे हमारा पूछा गया प्रोपेन, प्रोप कितने पर मैथ एथ प्रोप, यानी 3 कार्बन पर आता है। तो 3 कार्बनों को किससे जोड़ा जाता है, सिंगल बॉन्ड से जब जोड़ा जाता है तो उसमें क्या आता है, प्रोप में क्या जोड़ा गया, एन। तो हमारी क्या बनी, प्रोपेन। तो हमें क्या चीज़ देखनी, 3 कार्बन चाहिए। इसमें देखो 4 कार्बन है, सॉरी 5 कार्बन, ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखो 3 से अधिक कार्बन है, ये भी नहीं होगा। इसमें 4 कार्बन है तो ये भी नहीं होगा। तो एक सिंपल सा हमारा बचता है ऑप्शन ए, तो यही करेक्ट होगा। और सबसे बड़ी ये बात है कि देखो दोनों जगह कैसे लगे, सिंगल बॉन्ड लगे। तो ये क्या है, एक एल्केन है, तो इसी हो जाएगी प्रोपेन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में अपक्रिया किस प्रकार की है, मतलब हमें एक अपक्रिया दी है और पूछा गया कि अपक्रिया किस प्रकार की है। देखो क्या है, Fe2O3 2Al Al2O3 प्लस 2Fe। अब यहाँ देखो क्या किया गया है, Al को Fe से विस्थापित किया गया है। Fe को विस्थापित किसने किया, Al ने। तो जब विस्थापन अपक्रिया हो रही, विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, एक क्रियाशील पदार्थ दूसरे क्रियाशील पदार्थ को कम क्रियाशील पदार्थ को अधिक क्रियाशील पदार्थ जब विस्थापित कर देता है तो वह विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। यहाँ Al ने किसे विस्थापित किया, Fe को। तो ये क्या कहलाएगी, हमारी विस्थापन अपक्रिया। संयोजन भी नहीं होगी। संयोजन में क्या होता है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर के एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, जैसे C+O2, तो हमारा जो बराबर में निकलता है वो क्या निकलता है, CO2। तो ये कौन सी होगी, हमारी संयोजन अपक्रिया हो गई। इसी प्रकार से वियोजन, वियोजन जस्ट इसकी उल्टी होती है, जो अपने 2 या 2 से अधिक लघु घटकों में टूट जाती है, वियोजित होती है। जैसे हम CO2 को तोड़ें तो हमारा क्या निकलेगा, C+O2, ये हमारी वियोजन अपक्रिया हो गई। ठीक, तो ना तो संयोजन है ना वियोजन है ये, और द्वय विस्थापन भी नहीं है, क्योंकि द्वय विस्थापन में क्या होता है, आयनों का आपस में परस्पर विनिमय किया जाता है। तो ये हमारी क्या है, विस्थापन। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, विस्थापन अपक्रिया। तो आई होप आपको ये समझ में भी आई होगी कि किस प्रकार विस्थापन अपक्रिया है। तो ऑप्शन डी करेक्ट, विस्थापन अपक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिनी ओर बढ़ने पर, जब आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें हम दाहिनी ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, परमाणु त्रिज्या तथा धात्विक प्रकृति घटती है, परमाणु त्रिज्या तथा धात्विक प्रकृति बढ़ती है, या परमाणु त्रिज्या घटती है धात्विक प्रकृति बढ़ती है, या परमाणु त्रिज्या बढ़ती है तथा धात्विक प्रकृति घटती है। तो जब हम आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिनी ओर बढ़ते हैं तो हमारा क्या होता है, परमाणु त्रिज्या तथा धात्विक प्रकृति कैसी है, बढ़ती है। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पूछा गया कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए से कीजिए, मतलब कॉलम ए से हमें बी को मैच करना है। हाँ तो देखो देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या दिया है, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का क्या यूज होता है, एसिटिक एसिड किस में यूज किया जाता है, छिड़का के निर्माण में। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, थर्ड से। एथेनॉल, एथेनॉल का क्या यूज किया जाता है, स्प्रिट बनाने में, यानी बी का सेकंड से हो जाएगा। फिर है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का यूज हम किस में करते हैं, साबुन के निर्माण में। और अपमार्जक क्या होता है, निरमा होता है जो कपड़े के साफ करने में आता है। तो क्या हो जाएगा, ए का थर्ड से हो जाएगा, बी का सेकंड से हो जाएगा, सी का फर्स्ट से हो जाएगा, और डी का फोर्थ से हो जाएगा। अब हम कॉलम देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट का थर्ड से ये भी सही है, लेकिन बी का हमारा किससे था, सेकंड से था, तो ये गलत हो जाएगा। बी का फर्स्ट से ये भी गलत हो जाएगा, बी का थर्ड से ये भी गलत हो जाएगा, बी का सेकंड ये सही है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल मैच हो रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध पीएच का मान होगा। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो जल होता है उसका मान क्या होता है। तो आपको पता है कि शुद्ध जल का पीएच मान हमेशा सदैव कितना रहता है, 7, तो वो 7 ही रहेगा। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उस दौरान क्या ऐसी चीज होती है जो संश्लेषित नहीं होती है। तो ऑक्सीजन संश्लेषित होती है, CO2 ही संश्लेषित नहीं होती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। जल भी होता है और ग्लूकोज भी होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यानी CO2। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में पूछा गया पित्त का संश्लेषण होता है, यानी जो पित्त का संश्लेषण होता है वो कहाँ होता है, पित्ताशय में, वृक्क में, यकृत में, अमाशय में।
तो आपको पता है पित्तरस निकलता है, किससे निकलता है? यकृति से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी किसमें संश्लेषित होता है? यकृति में। ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में पूछा गया है 16 में पूछा गया है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, यानी जो मानव हृदय होते हैं उसमें कोष्ठों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4। याद रखना, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4, यानी ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। कोष्ठों की संख्या कितनी है मानव हृदय में? 4। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पूछा गया पुनरुद्वन यानी पुनर्जनन जो होता है वो किस में होता है? फ्लेमेरिया या लेकिन हाइड्रा में नहीं, हाइड्रा में लेकिन प्लेमेरिया में नहीं, पैरामीशियम में लेकिन हाइड्रा में नहीं, हाइड्रा और प्लेनेरिया में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, हाइड्रा और प्लेनेरिया में, क्योंकि आपको पहले भी क्वेश्चन आया था, वहां पर सिर्फ हाइड्रा ऑप्शन मिलता था, यानी पुनरुद्वन या पुनर्जनन जो होता है वो किस में होता है? हाइड्रा में। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में पूछा गया पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। पत्तियों द्वारा जो कायिक प्रजनन होता है वो कहाँ होता है? बायोफिल्म में, आलू में, चने में या गुलाब में? तो जो कायिक प्रजनन होता है वो किस में होता है? बायोफिल्म में, यानी अजूबा में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। डार्विन प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया डार्विन प्रसिद्ध है जीवन की उत्पत्ति हेतु, प्राकृतिक बढ़त सिद्धांत हेतु, आनुवांशिक विज्ञान हेतु या जैव विविधता हेतु? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकृति विवरण सिद्धांत हेतु। इससे पहले भी सेटों में हमें क्वेश्चन मिला है कि प्राकृतिक विवरण सिद्धांत तो किसके द्वारा दिया गया, तो उसमें ऑप्शन था हमारा डार्विन, तो डार्विन हो जाए। लेकिन यहाँ डार्विन पूछा गया किसकी वजह से प्रसिद्ध है, तो प्राकृतिक विवरण सिद्धांत हेतु, और जबकि आनुवंशिकता विज्ञान हेतु कौन है? हमारे मेंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। पूछा है किस देश में पवनों का देश कहा जाता है? किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा, डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। इसके बाद हम 20 MCQ हमारे कंप्लीट हुए, और इससे पहले आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर चुके हो। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर भी करना है कि स्वस्थ मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप होता है यानी बीपी होती है वो कितनी होती है? तो नॉर्मल मनुष्य की जो बीपी होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन बी, सी, डी, ये आपको देख के बताना है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आई होप आपको इसका आंसर भी पता होगा। तो हमारे 20 MCQ कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ हमारी क्लास भी समाप्त होती है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 2023 से स्टार्ट हुए थे 20 MCQ आना, इससे पहले ओनली 5 आते थे। तो 2023 के हम सेट को यहीं पर एंड करते हैं। यहीं हमारी 20 MCQ जो सीरीज चली थी वो फिनिश होती है, क्योंकि इससे पहले 5-5 MCQ आते हैं। लेकिन इसके बाद हम अब इनमें से भी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ हैं उनकी अब सीरीज चलाएंगे, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ पढ़ेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए, तथा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे क्या हो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप इस क्लास का PDF पाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।